नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपीडी स्टोरी टेलर बॉबी के साथ। देखिए 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने इन सारे आतंकियों को इकट्ठा करके कैसे इसकी प्लानिंग स्टार्ट की, इस पूरे अटैक का जो कोऑर्डिनेटेड प्लान था वो था क्या, वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, कैसे अफजल गुरु ये सारे अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गिलानी, इनका तक इन्वॉल्वमेंट बताया था। पर बाद में इनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ भी दिया था। और इंडिया के अंदर जो चार्जशीट सबमिट हुई थी इस केस से रिलेटेड, उसमें जो चीजें मेंशन है सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको एज इट इज समझाऊंगा। देखिए, इस पूरे अटैक को समझने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि यह अटैक ट्रिगर कहां से हुआ। तो इसकी सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में। बहावलपुर एक जिला है, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैश ए मोहम्मद। वैसे आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का काफी बार नाम सुना होगा। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था मौलाना मसूद अजहर, उसने सारे अटैक को एग्जीक्यूट किया था। मसूद अजहर ने इंडिया पे ऐसे ही टेररिस्ट अटैक करने के लिए ईयर 2000 में जैश ए मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। मसूद पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को हराकत उल मुजाहिदीन नाम से चलाता था, जो उस समय अलकायदा की एक ब्रांच थी। तो 24 दिसंबर 1999 में इंडिया की ही एक एयरलाइंस को हाईजैक करने में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। फिर उसके एक साल बाद ही 2001 में एक और अटैक हुआ, जिसमें मसूद और इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने आरडीएस से लोडेड एक कार को जम्मू कश्मीर की असेंबली में ले जाकर एक्सप्लोड कर दिया। उस एक्सप्लोजन में करीब 38 लोगों की जान चली गई। तो करीब 2 साल में 2 बार अटैक करवा चुका था मसूद। फिर 13 दिसंबर 2001 में ही इसने पार्लियामेंट को अपना टारगेट बनाया, मतलब कि तीसरा अटैक। अब होता यह है कि मसूद गाजी बाबा और मोहम्मद को पार्लियामेंट में अटैक करने का पूरा प्लान समझाता है। अब आप ये सोचेंगे कि गाजी बाबा और मोहम्मद कौन है। तो गाजी बाबा का असली नाम राणा ताहिर नदीम था, जो कि जैश ए मोहम्मद का ही एक डेप्यूटी कमांडेंट था। और मोहम्मद भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय से टच में था। तो ये तीनों मिलके पूरा प्लान बनाते हैं। मसूद काफी बार इंडिया में अटैक करवा चुका था, तो इसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर में काफी अच्छा था। वहीं से ही अफजल गुरु भी इन लोगों के टच में आया। आगे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा कि अफजल गुरु ने कैसे अपने भाई शौकत के साथ मिलकर इन टेररिस्ट की मदद की पार्लियामेंट अटैक करवाने में। अब मसूद गाजी को प्लान एग्जीक्यूट करने को बोलता है। फिर गाजी पाकिस्तान के पंजाब से ही कुछ लड़के ढूंढता है, जो कि यंग हो, मैरिड ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। तो इस पूरे अटैक में गाजी का भी काफी इन्वॉल्वमेंट था। गाजी ऐसे 10 लड़कों को हायर करता है और उनको पीओके ले जाकर ट्रेनिंग देता है। उसमें से सिर्फ 4 लड़के सिलेक्ट होते हैं, हमजा, हैदर, राजा, राणा। अब मौलाना मसूद अजहर और गाजी बाबा मिलकर मोहम्मद को इस पूरे प्लान का हेड बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मोहम्मद को ही क्यों हेड बनाया, और भी 4 लड़के थे, ये लोग उनको भी बना सकते थे। पर मोहम्मद एक फिदायतदीन था, मतलब कि एक सुसाइड बॉम्बर, जिसका कि काफी अच्छा ब्रेन वॉश हुआ था जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग सेंटर में। तो करीब 1 नवंबर को मोहम्मद अफजल गुरु को कांटेक्ट करता है और अफजल गुरु से बोलता है कि उसको एक फ्लैट चाहिए दिल्ली में। अब अफजल गुरु ये बात शौकत को बताता है और एक रूम अरेंज करने को बोलता है। शौकत से इतना भी बोला गया था कि जो इस रूम में रुकेंगे वो एक ऑफिसर है पाकिस्तानी आर्मी के। मतलब कि शौकत पहले से ही अवेयर था सिचुएशन से। एक्चुअली शौकत अफजल गुरु का कजन था, जो कि दिल्ली में ही रहता था। अफजल गुरु और शौकत ये दोनों ही 1990 से दिल्ली रह रहे थे। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहीं पर ही ये लोग गिलानी से भी टच में आते हैं। बाद में अफजल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस कश्मीर चला जाता है, पर शौकत दिल्ली में ही रहता है। और वहीं पर इसकी शादी नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु से होती है। अफसान गुरु रियलिटी में तो एक सिख होती है, लेकिन शौकत से शादी करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है और अपना नाम भी चेंज कर लेती है। एक्चुअली इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। अब होता यह है कि गाजी और मोहम्मद 3 नवंबर 2001 में इन चारों लड़कों को लेके लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब लोग लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हुए, जहां पर पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना उनकी हेल्प के कोई बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाए। अब ये चारों गाजी बाबा और मोहम्मद के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं और यहाँ पर इनका वेट कर रहा था ताहिर, अफजल गुरु और शौकत। ये तीनों ही कश्मीर के रहने वाले थे। शौकत ईयर 2000 में अपनी वाइफ के नाम से एक ट्रक लेता है और अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करता है। अफजल गुरु लंबे टाइम से शौकत को फोर्स भी करता है कि वो कश्मीर के जिहाद में उसका साथ दे। ये सब बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बात शौकत ने खुद बताई है, जो इस इंसिडेंट की चार्जशीट में मेंशन है। अफजल ने नवंबर फर्स्ट वीक में काफी बार शौकत को कॉल किया एक फ्लैट अरेंज करवाने के लिए। फिर शौकत दिल्ली में एक क्रिश्चियन कॉलोनी है, उसी कॉलोनी के अंदर एक बॉयज हॉस्टल है। शौकत उसमें सारे अटैकर्स का रहने का अरेंजमेंट करता है। अफजल गुरु इन सबको कश्मीर से लेकर दिल्ली आता है। यह अटैकर अपने साथ AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड्स, बुलेट्स और कुछ एक्सप्लोजिव चीजें लेके आए थे। अब जैसे ही ये दिल्ली पहुंचते हैं, यहाँ पर इनका वेट शौकत कर रहा था और इनकी सारी बातें एक सैटेलाइट फोन से होती हैं। गाजी मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर अफजल से इसी सैटेलाइट फोन से कॉल किया करते थे, जिससे कि इस सारे प्लान की भनक किसी को ना हो। अब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं और मोहम्मद और अफजल गुरु शौकत के घर जाते हैं, जो कि इंदिरा विहार में था, और बाकी के अटैकर्स क्रिश्चियन कॉलोनी में उसी फ्लैट में जाते हैं जहां पर शौकत ने उनका रहने का अरेंजमेंट किया था। मोहम्मद और अफजल गुरु अटैक की सारी प्लानिंग शौकत के घर ही करते हैं और ये सब के बारे में शौकत की वाइफ अफसान गुरु को भी पता होता है। मोहम्मद अफजल से एक एम्बेसडर कार अरेंज करने को बोलता है। ये दिल्ली में काफी जगह इसके बारे में पता करते हैं। फिर इनको करोल बाग में एक पुरानी एम्बेसडर कार मिल जाती है, जिसको कि बीजेपी की ही एक MLA के रिश्तेदार ने कुछ दिनों पहले बेचा होता है। मोहम्मद और अफजल अटैक से एक दिन पहले ही शौकत की बाइक लेके पार्लियामेंट के चारों तरफ पूरी अच्छी से रैकी करते हैं। फिर आता है 13 दिसंबर। ये वो एम्बेसडर कार को पहले तो क्रिश्चियन कॉलोनी लेके जाते हैं और वहीं पहले इस पूरी कार में RDX की वायरिंग वगैरह करते हैं। इनका प्लान पूरे पार्लियामेंट को उड़ाने का था। फिर ये पांचों कार में बैठकर सीधा पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं और जब ये लोग जा रहे थे तो मोहम्मद काफी बार अफजल को कॉल करता है और उससे ये भी पूछता है कि अपनी टीवी ऑन करके देखो पार्लियामेंट में अभी कौन कौन VIP बैठे हैं। फिर अफजल उससे पहले कि कुछ बताता, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं और मोहम्मद फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही ये सारे अटैकर्स पार्लियामेंट के अंदर एंटर हुए, सिक्योरिटी गार्ड को इन पर शक हो जाता है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी इनकी कार रोकने की कोशिश करती है, पर ये लोग अपनी कार की स्पीड काफी बढ़ा लेते हैं और तेजी के साथ पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं। जैसे ही मोहम्मद कार को राइट की तरफ मोड़ता है, सामने पे ही वाइस प्रेसिडेंट की कार खड़ी हुई थी। अब ये कार बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, ये कार सीधा वाइस प्रेसिडेंट की कार से जाके टकरा जाती है और जो RDS की वायरिंग होती है वो टूट जाती है। मोहम्मद काफी बार रिमोट का बटन दबाता है कि कार ब्लास्ट हो जाए, पर तार टूटने की वजह से कोई ब्लास्ट नहीं होता। फिर ये पांचों उसी एम्बेसडर कार के बाहर निकलते हैं और कंटिन्यूसली फायरिंग करने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वो भी इनकी तरफ फायर करते हैं। कुछ ही देर में ये लोग ग्रेनेड भी फेंकने लगते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और देखते ही देखते पार्लियामेंट गोलियों की आवाज से गूंजने लगता है। उस दिन पार्लियामेंट में 200 MLA और कई VIP गेस्ट अवेलेबल थे। अब ये लोग पार्लियामेंट के अंदर तो आ गए थे, पर ना ही ये लोग ब्लास्ट कर पाए और ना ही इनको एंट्री गेट मिल रहा था जिससे कि ये पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं। मोहम्मद गेट नंबर 1 की तरफ जाता है और बाकी के सारे आतंकी गेट नंबर 9 की तरफ जाते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए तो जाए कहां से। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और मोहम्मद के बीच गोलियां चलने लगती हैं। फिर मोहम्मद के पैर में भी एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से मोहम्मद नीचे गिर जाता है और अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद एक सुसाइडल बॉम्बर था। अब करीब 30 मिनट तक कंटिन्यूसली फायरिंग होती है और 30 मिनट के अंदर ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सारे आतंकियों को मार देती है। पर इस अटैक में हमारे भी 14 जवान शहीद हो गए थे। अब क्वेश्चन ये था कि हमला हुआ तो हुआ कैसे। जब पुलिस ने सारे आतंकियों की तलाशी करी तो पुलिस को एक फोन मिलता है जिसमें कि कुछ सैटेलाइट नंबर और एक अफजल गुरु का भी नंबर था, जिससे कि मोहम्मद ने काफी बार कॉल किया था। अब पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है और ये एड्रेस शौकत के घर का था। पूरी पुलिस फोर्स
शौकत के घर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस वहां से शौकत की वाइफ को अपनी कस्टडी में रखती है। शौकत की वाइफ से जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो सारी बात पुलिस को बता देती है। शाम तक पुलिस शौकत को भी अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस को तलाश थी अफजल गुरु की। शौकत पुलिस की कस्टडी में बताता है कि अफजल एक लैपटॉप और 10 लाख रुपए कैश लेके कश्मीर निकल गया है। अब यहाँ से पुलिस की एक टीम भी कश्मीर निकल जाती है और कुछ दिन के अंदर ही अफजल को लैपटॉप और 10 लाख रुपए के साथ पकड़ लेती है। फिर उसके बाद इन सब पे मुकदमा चलता है। देखिए, शौकत के खिलाफ जो तगड़ा एविडेंस था वो उसी के द्वारा दिया गया कन्फेशन था, जो कि उसने हमारे डिप्टी कमिश्नर को दिया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ और भी कुछ एविडेंस थे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो करीब 7 एविडेंस शौकत के खिलाफ मिलते हैं पुलिस को। पहला एविडेंस ये था कि शौकत अफजल के साथ एक रेंटेड रूम नंबर 5 बॉयज हॉस्टल B41 क्रिश्चियन कॉलोनी में एक रूम बुक करता है 7 नवंबर 2001 को, जिसमें कि 4 टेररिस्ट रुकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की CCTV फुटेज है पुलिस के पास। दूसरा एविडेंस ये था कि उसने अपना फ़ोन नंबर, जो कि उसके ही घर से मिला था, उस मोबाइल पे एक सैटेलाइट नंबर का कॉल आया था और साथ ही में एक और नंबर का कॉल आया था जो कि टेररिस्ट मोहम्मद का नंबर था। इसका मतलब ये था कि ये दोनों कांटेक्ट में थे। तीसरा एविडेंस ये था कि शौकत की मोटरसाइकिल रिकवर हुई थी पार्लियामेंट के बाहर, जिसको कि टेररिस्ट के द्वारा यूज किया जाना था इंसिडेंट्स को अंजाम देने के बाद। चौथा एविडेंस ये था कि शौकत अफजल और 3-4 लड़कों के साथ 13 दिसंबर की सुबह 10 बजे एम्बेसडर कार से अपने गादी विहार वाले रेंटेड हाउस से निकलता है। इसका की CCTV फुटेज पुलिस को मिला। पांचवा एविडेंस ये था कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हो रहा था तब मोहम्मद और अफजल एक दूसरे के साथ टच में थे और शौकत अफजल के साथ टच में था। तो इसका मतलब ये था कि जब अटैक हो रहा था पार्लियामेंट में तब शौकत टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट में था। छठा एविडेंस ये था कि शौकत अफजल के साथ गांधी विहार और इंदिरा विहार आता जाता था और उसने ही रेंटेड हाउस दिलाया था क्रिश्चियन कॉलोनी वाला। सातवां एविडेंस ये था कि जो लैपटॉप अफजल गुरु से बरामद हुआ वो शौकत की वाइफ का था और उसी लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया था नकली होम मिनिस्ट्री का स्टिकर बनाने के लिए। ये लोग एम्बेसडर कार के बाहर से आगे और फ्रंट और बैक साइड पे इन लोगों ने होम मिनिस्ट्री लिखवाया था, तो इसी लैपटॉप का यूज हुआ था होम मिनिस्ट्री के स्टिकर बनवाने में। तो ये 7 सबूत टोटल शौकत के खिलाफ मिले। तो इन्हीं सारे सबूतों के बेसिस पे शौकत को 10 साल की सजा और 25,000 का फाइन लगा था। अब इसमें नाम जो था SAR गिलानी का भी आया था, लेकिन गिलानी के खिलाफ कोई पुलिस को एविडेंस नहीं मिला। वो भी इसी अटैक का मेंबर था। बस एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली थी जिसमें कि गिलानी अपने भाई से बात कर रहा होता है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली बात करता है, जिससे कि ये साबित नहीं हो पाता है कि उसका भी हाथ है पार्लियामेंट अटैक में। तो गिलानी को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। अब अफसान गुरु यानी कि शौकत हुसैन की वाइफ, जिसका कि पास में नाम नवजोत संधू था, पुलिस को अफसान गुरु के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। शौकत के कन्फेशन से ये प्रूव हुआ कि अफसान को इस अटैक के बारे में नॉलेज तो थी, लेकिन उसका कोई ऐसा रोल नहीं था टेररिस्ट के साथ जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि वो भी इस अटैक में शामिल है। तो कोर्ट अफसान गुरु को भी बाइज्जत बरी कर देती है। अब जो केस बचा था वो सिर्फ मोहम्मद अफजल के खिलाफ बचा था। अफजल के खिलाफ जो भी एविडेंस थे, पहला एविडेंस तो ये था कि अफजल ने खुद कन्फेस किया था, वो भी DCP के सामने। अपने कन्फेशन में उसने ये बताया कि ईयर 1989 से ईयर 1990 के बीच उसने JKLF ज्वाइन किया, जो कि एक मिलिटेंट आउटफिट था और उसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद वो अपने कजन शौकत के साथ दिल्ली आ गया था अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। तभी उसकी मुलाकात गिलानी से हुई। स्टडीज कंप्लीट होने के बाद वो अपनी नेटिव प्लेस पे वापस आता है और कमीशन एजेंसी का बिजनेस शुरू करता है। तभी उसका कांटेक्ट तारिक से होता है, जिसने उसे जिहाद ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। तारिक ने फिर उसे गाजी बाबा से इंट्रोड्यूस कराया कश्मीर में ही। गाजी बाबा ने ही उसे अपराइज किया इंडिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए, और गाजी बाबा ने ही उसे फिदाइन के रुकने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढने को कहा दिल्ली में। फिर एक मीटिंग में उसे मोहम्मद और हैदर से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि पाकिस्तानी थे, वहीं कश्मीर में ही। फिर अक्टूबर 2001 में उसने शौकत से बात करके एक रेंटेड रूम बुक कराया सारे टेररिस्ट के रुकने के लिए। फिर मोहम्मद और वो दोनों दिल्ली पहुंचते हैं। फिर वो सारी बातें शौकत को बताते हैं, पूरा प्लान उसे समझाते हैं।
तभी वो दिल्ली के गांधी विहार में एक दूसरा रूम ढूंढते हैं। तभी मोहम्मद को हवाला में 5 लाख रुपए मिलते हैं जो उसे तारिक को श्रीनगर में देने होते हैं। तो इन्हीं सारे एविडेंस के बेसिस पर अफजल गुरु को गिल्टी प्रूफ करते हुए उसे 2 सजा सुनाई जाती है। पहली उम्र कैद की सजा और दूसरी फांसी की सजा। तो लास्टली उसे फांसी की सजा होती है। तो ये थी पार्लियामेंट अटैक में जो लोग शामिल थे उन लोगों की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में कल रात 9:30 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।